Hello students, how are you all? Today we will start a new chapter of accountancy, that is admission of a partner. गुडविल का चैप्टर फिनिश हो चुका है। सारे मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग कोशिश करके सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम आएंगी मैंने पहले ही बताएंगे। Now we will start a new chapter of accounting and a very important chapter, that is admission of a partner. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के इस टॉपिक को इसलिए भी इम्पोर्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये मार्क्स के अकॉर्डिंग भी काफ़ी मार्क्स लेता है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में। 8 मार्कर क्वेश्चन इसमें से श्योरिटी के साथ आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और इसके साथ ही 4 मार्कर, 3 मार्कर और 1 मार्कर में भी इसका पार्ट इंक्लूड रहता है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है वैसे तो नॉर्मली 18 मार्क्स का रहता है। अब आगे जैसा भी चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाएंगी। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन के इस चैप्टर को। उसे समझने से पहले एक मीनिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है? रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मीन्स होता है एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आना, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, उसमें किसी भी रीज़न से कोई चेंज आ जाना, तो क्या होगा, पुराना जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा और हमें उस चेंज की वजह से एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो फर्म है वो क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए इसमें आगे भी आगे लिखा हुआ है, देखिए, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज़ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एज ए रिज़ल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारा पुराना जो एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और एक नया जो एग्रीमेंट है वो दोबारा से बनता है। बट द फर्म कंटिन्यूड, लेकिन फर्म इस पूरे प्रोसेस में कंटिन्यू होती है। फर्म पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलती रहती है एज इट इज़। तो ये जो रिकन्स्टिट्यूशन है फर्म का, ये कब कब होता है? रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म किन किन कंडीशंस में होता है, वो कंडीशंस मैंने नीचे लिखी हैं। देखिए, नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी फर्म में कोई नया पार्टनर ना आए लेकिन पुराने पार्टनर्स के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। तो ये चैप्टर नंबर 4 में बताया जाता है कि किस तरीके से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्म पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो मैं अभी स्किप कर रही हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था। नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिकन्स्टिट्यूशन और कब होता है? जब फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर करता है, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यानी इस चैप्टर में भी जिस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें भी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने से फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फर्म में और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे और फर्म का एग्रीमेंट क्या होगा, चेंज होगा। अनदर रीज़न क्या हो सकता है रिकन्स्टिट्यूशन का? अनदर रीज़न हो सकता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म का क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूशन होता है। इसके अलावा डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो उस कंडीशन में भी रिकन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट चेंज होंगे और किसी के जाने के बाद या किसी के डेथ के बाद नया एग्रीमेंट फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये सभी कंडीशंस कौन सी हैं, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इन सभी को आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। और क्या रीज़न हो सकता है? और हो सकता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। ये देखिए, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट हो जाए, मीन्स एक साथ मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन हो सकता है। लेकिन ये जो पार्ट है, 5th पार्ट, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये 5th पार्ट आप सिर्फ ध्यान में रखें, जो भी पार्ट थियोरेटिकली समझने के लिए, बट इसका अभी आपके अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। किस वाले पार्ट का? इस 5th वाले पार्ट का, ठीक है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किन किन कंडीशंस में फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है। कौन कौन सी कंडीशन है? जब पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टिंग रेशियोज़ में कोई चेंज आए, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नंबर 2 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नंबर 4 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और नंबर 5 अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। मीन्स क्या हुआ कि जब भी इन सभी की में से किसी भी रीज़न से फर्म में कोई चेंज आएगा तो फर्म का पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और फर्म को एक न्यू एग्रीमेंट के थ्रू अपने आगे के वर्क कंटिन्यू करने पड़ेंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी पुरानी फर्म का एग्रीमेंट चेंज हो गया, पुराना एग्रीमेंट चेंज हो गया और न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया, तो फर्म क्या हो गई? दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट हो गई। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि फर्म में कोई नया पार्टनर बाहर से एंटर करे। और ये एंटर क्यों कर रहा है? इसके कई रीज़न हो सकते हैं। इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए वो किसी नए पर्सन को फर्म में एंट्री दे रहे हैं। दूसरा ये रीज़न भी हो सकता है कि किसी नए पर्सन में ऐसी कोई एबिलिटी है जिसकी वजह से हमारी फर्म को उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो इस वजह से हम उस पार्टनर को फर्म में ले रहे हैं। लेकिन ये जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो पुराने पार्टनर सभी एग्री होने चाहिए। अगर सभी पार्टनर एग्री नहीं है तो नया पार्टनर फर्म में एंटर नहीं करेगा। सबके एग्री होने पर ही एक न्यू पार्टनर फर्म में एंटर करता है। तो मीनिंग क्या हुआ? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म इट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये सिंपल मीनिंग है। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा फर्म में तो पुरानी फर्म क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। पुरानी फर्म जो पार्टनरशिप है वो तो ख़त्म हो जाएगी। फर्म नहीं ख़त्म होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्या ख़त्म होगा? पार्टनरशिप यानी एग्रीमेंट चेंज होगा। पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर अपनी नई कंडीशंस के साथ फर्म में एंटर करेगा तो पुराना जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही चेंज करना होगा तो हमारी फर्म का क्या हो जाएगा? रिकन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसीलिए मैंने मीनिंग में लिखा हुआ है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड इनटू द फर्म इट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड। सिर्फ पार्टनरशिप का एंड होता है, फर्म एज इट इज़ चलती है। एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और नई पार्टनरशिप क्या होती है? डेवलप होती है, यानी नया एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है और पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म करके नई फर्म के लिए नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे चेंजेस फर्म की बुक्स में होते हैं एक नए पार्टनर के एडमिशन के बाद। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं उनका हमारी अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होता है, वही हमें इस पूरे चैप्टर में समझना है। यानी न्यूमेरिकली या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्टनर के एडमिशन का अकाउंटिंग बुक्स पर क्या इफ़ेक्ट आता है, वो हम इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकली समझेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, कि नए पार्टनर के आने से एक नए पार्टनर को फर्म में एंटर करते ही यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते ही कौन कौन से 2 मेन राइट फर्म की तरफ से मिलते हैं। तो इसमें मैंने हेडिंग भी दी हुई है, राइट्स एक्वायर्ड बाय न्यूली एडमिटेड पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि एक नया पार्टनर जैसे ही फर्म में एंटर करता है तो उसके पास 2 मेन राइट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स को फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसका शेयर होता है। पहला राइट तो ये है कि जैसे ही वो फर्म में एंट्री लेता है तो वैसे ही फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस में जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें उसका शेयर मिलना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2 मेन राइट कौन सा होता है? राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म। दूसरा जो राइट मिलता है वो होता है फर्म की एसेट में उसका शेयर हो जाता है।
इसके अलावा जो राइट्स होते हैं वो उसे वर्क करने के बाद मिलते हैं, जैसे फ़र्म की बुक्स को चेक करना या फर्म से रिलेटेड और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो लास्ट ईयर आपने थियोरेटिकली पढ़े होंगे। बट ये जो मेन राइट हैं, ये दो मेन राइट हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये दोनों ही मेन राइट्स एक पार्टनर को फर्म में एंटर करते ही मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। अब हम बात कर रहे थे कि एक नए पार्टनर के आने से फ़र्म की बुक्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है और कहाँ कहाँ होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट तो हम पूरी बुक में न्यूमेरिकली पढ़ेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या करने हैं। एडमिशन के टाइम पर जो भी एडजस्टमेंट होते हैं बुक्स में, वो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताऊँगी। सबसे पहले जो हेडिंग दी है मैंने वो क्या है, एडजस्टमेंट एक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं जिनको हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते टाइम अपने यहाँ करते हैं, यानी एक फर्म में करते हैं। उन एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहला जो चेंज होता है फर्म में वो होता है कि एक नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें नए पार्टनर को भी क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट में शेयर। तो हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। सबसे पहले डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पता लगाना, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पता लगाना, टू फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं, ये हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। दूसरे स्टेप में हम वैल्यूएशन करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। किस चीज़ का, गुडविल का। गुडविल का वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो वैल्यूएशन करना तो मैंने लास्ट एक जो आपका चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसमें बता दिया था। उन्हीं तीनों में से किसी एक मेथड से हम वैल्यूएशन करेंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उनमें से किसी एक मेथड से हमें यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। मैंने पहले भी बोला था उसका यूज़ होगा आगे के चैप्टर्स में। फिर उसका एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट मीन्स उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, गुडविल को हम बुक्स में कैसे शो करेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे न्यूमेरिकली। इसके बाद थर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी दोबारा से जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंटर करेगा तो फर्म की सभी एसेट्स का दोबारा रीवैल्यूएशन होगा कि उनकी दोबारा आज की डेट में क्या वैल्यू है, और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी होगा, यानी लाइबिलिटीज़ का भी पता लगाया जाएगा कि एग्जैक्टली उनका कितना पेमेंट हमें करना है। तो ये प्रोसेस जो होगा इसके लिए हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, उसको भी हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दोनों मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, यानी फिक्सटिशियस एसेट्स होती हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। नंबर फिफ्थ पॉइंट में एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिज़र्व्स, यानी ये सब चीज़ें क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जितने रिज़र्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट और लॉस जिनका अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ प्रीवियस ईयर्स में, उनका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब कोई एक पार्टनर नया फर्म में एंटर करेगा, तो वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी पूरे। और इसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो ये सभी चीज़ें 1 बाय 1 आपके न्यूमेरिकल पोर्शन का पार्ट बनेंगी। सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसका ट्रीटमेंट बताया जाएगा।
थर्ड पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू रीवैल्यूएट द एसेट्स एंड हाउ टू रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन आई विल explain you the treatment of various item like deferred revenue expenses, ठीक है, और another part एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स, जिनमें मेन होते हैं इस पूरे चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और उसके बाद कई बार हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना होता है, तो वो भी कैसे किया जाता है उसे भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बुक से बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का आगे आने वाले 2 चैप्टर पर भी बहुत इफ़ेक्ट आएगा। अगर आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये दोनों चैप्टर करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, बिकॉज बोथ द चैप्टर्स आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मोस्ट ऑफ द आइटम्स का ट्रीटमेंट हम इसी चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इस चैप्टर में करते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में आपको कोई बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, बुक की हेल्प लें, स्कैनर पीछे दिया हुआ है उसकी भी हेल्प लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी नॉलेज गेन करेंगे वीडियोस के थ्रू या मेरे वीडियोस के थ्रू या अपनी नॉलेज के थ्रू, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।